अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, टकसाली गेट का रिव्यू आपके लिए हाजिर है। इस फिल्म के डायरेक्टर और राइटर हैं अबू अलिया साहब, जो इससे पहले काफ़ी फिल्में बना चुके हैं। हमने सभी को ऊपर रिव्यू भी दिया। ये फिल्म किस तरह से मुख्तलिफ है उनकी एज ए डायरेक्टर, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन उस पर जाने से पहले हम आपको इसकी कास्ट के हवाले से बताते चलें। आयशा उमर हैं इसमें, और इसमें आयशा उमर के साथ यासिर हुसैन, मेहर बानो, नैयर एजाज, बाबर अली, खालिद अनम, इफ़त रहीम, इसकी कास्ट के में चीदा चीदा जिन्होंने किरदार अदा किए वो ये लोग शामिल हैं। बाकी कुछ छोटे किरदार भी हैं बीच में। फिल्म की तीन चीज़ें बड़ी स्ट्रॉन्ग हैं उसमें: कहानी, डायलॉग, ये एक उसमें अगर कैटेगरी में देख लें, और अदाकारी का डिपार्टमेंट दूसरे में देख लें। फिर डायरेक्टर जो है, इसकी डायरेक्शन के हवाले से देखा जाए, डायरेक्टर ने बड़ा अहम किरदार अदा किया है। वो कैसे है? बुनियादी तौर पर टकसाली गेट का जो जॉनरा है वो डार्क कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी जिसे कहते हैं। पाकिस्तान में इस तरह बहुत कम इस तरह के कोई एक्सपीरियंस हुए हैं। और इस फिल्म की कहानी और डायलॉग के हवाले से, जिस तरह मैं कुछ ज़्यादा स्पॉइलर नहीं बनूंगा, ज़्यादा चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन जो जहाँ जहाँ ज़रूरी है वो हम उसको हाईलाइट कर देते हैं। कहानी जो है वो इतने ज़बरदस्त तरीके से बनाई गई है, जिसमें बुनियादी तौर पर कहानी और उसकी जो मैसेज है वो अगर देखा जाए तो डार्क कॉमेडी का या ब्लैक कॉमेडी का मतलब यही होता है कि इंतहाई सेंसिटिव जो चीज़ों को उठाया जाता है, टॉपिक्स को उठाया जाता है, और उसके ऊपर फिर बड़े ज़बरदस्त अंदाज में, डिफरेंट अंदाज में उसके ऊपर बात की जाती है या उसको दिखाया जाता है स्क्रीन के ऊपर। तो इसमें बुनियादी तौर पर मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी दिखाई गई है, और इसमें मेल जो है अपने अंदाज से अपना जो उनका एक फिनोमेना होता है या अपनी स्टोरीज होती हैं, अपना एक जो रीजंस घड़ते हैं उसको वो दिखाया गया है। इसके साथ छोटी जो ज़ातें होती हैं और बड़ी ज़ातें जो यहाँ पे हमारे फ़र्क किया जाता है उसके हवाले से बताया गया। फिर इंसाफ जो है वो किसके लिए अवेलेबल है, किसके लिए अवेलेबल नहीं है, डिफरेंट ट्रीटमेंट किस किस तरीके से, और अंदर की जो डेप्थ है, इंसान की जो गहराई है, जो नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जाए, ख़ासतौर पे मेल की, वो इसके अंदर बड़े एहसन तरीके से इसमें एक्सपोज की गई है या बताई गई है। स्टोरी टेलिंग कैसी है ये हम आपको डायरेक्शन के टाइम के भी ऊपर भी बताएंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर यही है कि एक फैमिली है जो कि टकसाली गेट के एरिया में रहती है। वहाँ पे हीरा मंडी है जहाँ पे, और आयशा उमर साहिबा ने वहाँ पे एक जो रोल अदा किया है वो आप देख सकते हैं, धंधा करने वाली औरत का किया है। लेकिन उसके साथ जो दूसरी फैमिली, नईर एजाज साहब ने जो किरदार अदा किया है वो, और उनकी बेटी, वो भी क्योंकि वहीं के रहायश पजीर हैं, उनको किस किस मुश्किलात का सामना करना पड़ता है इस वजह से कि उसका वालिद क्या काम करता है इस वजह से, और इस वजह से कि उनका एरिया कौन सा है, और इस वजह से कि वो सारा कुछ इसमें एक्सपोज किया गया है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम इसकी डायरेक्शन के ऊपर आए, अदाकारी पे हम बाद में आते हैं, क्योंकि कहानी में मैं दोबारा कहा कि ज़्यादा स्पॉइलर नहीं बनता। डायलॉग मैं कहीं कहीं आपको बताता जाऊँगा। डायलॉग खासतौर पे, चले मैं डायरेक्शन पे आने से पहले, 3-4 जगह पे बड़ी अच्छी तबाज़माई की है जो अबू अलिया ने। और मैं अक्सर कहता हूँ, मैं वक्री के टाइम के ऊपर भी मैंने कहा था कि डायरेक्टर और राइटर अगर खुद हो तो उससे अच्छा कॉम्बिनेशन कोई नहीं होता फिल्म को अच्छे तरीके से बनाने के हवाले से। यहाँ ये माजी में भी कई मिसालें मिलती हैं, जिसमें रिसेंट पास्ट की अगर देखा जाए तो सैयद नूर साहब खुद हैं। लेकिन ये एक ज़बरदस्त कॉम्बो है जिसमें अबू अलिया साहब ने जो डायलॉग लिखे हैं, इसमें यासिर हुसैन के डायलॉग हैं जहाँ पे वो पढ़ते हैं, बताते हैं ये तय हम करेंगे, वो बहुत ही ज़बरदस्त है। फिर इसके अलावा जो एक इसका क्लाइमैक्स कह लें, वो जो गाना है मेरा हक, अपना हक, हक के नाम से जो गाना है, उसके अंदर पूरा निचोड़ है इस फिल्म का। और इसके साथ साथ इश्क करता है मेरे साथ, लेकिन मेरे से मुझे घरवाली नहीं बनाता, तुझे घरवाली नहीं बनाऊंगा मैं, तुझसे इश्क करता, और उससे धंधा भी करवाता है। ये भी यानी कि बीच में डायलॉग, फिर खासतौर पे मेहरबानों के जो डायलॉग हैं कि ये मुझे मेरा बाप जो है यहाँ पे अदालत में जलील करवाने के लिए, कि हमारी ज़ात जो नीची है उसको जलील करवाने के लिए उसको ट्रेनिंग दे रहा है कि किस किस तरीके से करना है। फिर इसी तरह नईर एजाज के भी कुछ डायलॉग हैं, यासिर हुसैन के, आयशा उमर के डायलॉग खासतौर पर आखिर में जो अदालत के अंदर हैं वो वाले जो उन्होंने लिखे हैं। और उसके साथ आले खान का मैं नाम भूल गया था, उन्होंने अहम किरदार अदा किया वकील का। तो आले खान के भी जो डायलॉग हैं वो भी इस माशरे के ऊपर थप्पड़ हैं। तो ये एक मुकम्मल तौर पर आप कह सकते हैं कि उसी जॉनरा की फिल्म है जिसे ब्लैक कॉमेडी, डॉग कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर कहा जाता है। तो ये इस कहानी का है। डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, ये भी बताएंगे कि अबू अलिया साहब की माजी की डायरेक्शन के मामले में ये किस तरह है। सबसे पहले तो ये है कि क्योंकि डायरेक्शन के अंडर ही सारे डिपार्टमेंट आते हैं, इसके डायरेक्शन में अगर छोटी चीज़ों से हम शुरू करें, कैमरा वर्क बहुत ज़बरदस्त है। कहीं पे भी आपको नहीं लगेगा कि जान छुड़ाई गई, या दो किरदार हैं वो भी अगर बात कर रहे हैं तो ये नहीं लगा। उन्होंने, डायरेक्टर ने हर एंगल से उसको दिखाने की कोशिश की है। इवन मेहरबानो अपने घर का दरवाज़ा खोल रही है जहाँ वो सारा कुछ लुटा के आ जाती है घर में, वहाँ से भी उन्होंने
डायरेक्टर ने शानदार तरीके से शॉट्स लिए हैं दरवाज़ा खोलने के, कोई उन्होंने कामचोरी से काम नहीं लिया, बड़े तसल्ली के साथ लिए गए हैं। फिर वो गरम गुलाबी शाम है जो एक गाना नाहिद अख्तर का था माजी की फिल्म का, वो जब दोबारा डाला, उसके अंदर जहाँ कैमरा वर्क कमाल का है वहाँ पे एडिटिंग भी बहुत कमाल की है। अगर कैमरा वर्क ना हो, अगर शॉट्स आपने ना दिए हो, तो एडिटर कुछ नहीं कर सकता। एडिटर तभी करेगा जब उसके पास मैक्सिमम हर एंगल से मटेरियल होगा, उसके पास सारे शॉट्स होंगे, फिर वो उसमें से सिलेक्ट करता है कि मैंने क्या लगाना है क्या नहीं लगाना। तो मैं कहता हूँ कि टकसाली गेट में ये चीज़ें कैमरा वर्क और एडिटिंग बड़ी शानदार तरीके से की गई है। और उसके अलावा इसमें इसकी जो स्टोरी टेलिंग है वो एक अफसानवी अंदाज की है। ये मतलब एक सीन जो है आपको महसूस होगा कि डिज़ोल्व होते हैं, वो आउट हो जाते हैं, बीच में आधे हैं, आगे खुद आप समझ जाए, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ें जो होती हैं इस तरह की, खासतौर पे जब आप जॉनरा के साथ फिल्म बना रहे होते हैं, तो इस तरह की चीज़ों में आप जब चीज़ों को एक्सप्लेन करने बैठ जाते हैं तो वो अपनी अहमियत और अपनी डेप्थ जो है वो खो देती है। उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन किया, लेकिन आधा आधा भी छोड़ा है, और ख़ुद आगे समझने के लिए, वो सामने देखने वाले के लिए भी कुछ चीज़ें छोड़ी हैं। ज़ाहिर सेंसिटिव टॉपिक था उनके नज़र में, जहाँ ये चीज़ें थी कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें बीच में डिलीवर करनी है, कौन कौन सी नहीं करनी, जहाँ पे 2-4 डायलॉग भी ऐसे हैं जिसके ऊपर लोग हंसते भी हैं, लेकिन उन्होंने बड़े इसका ख्याल रखा है कि एक मैं सेंसर में भी ना फंसे और चीज़ों को एक्सप्लेन भी कर दूँ, फिल्म की जो एक है जिस तरीके से वो बना रहे हैं उसकी डेप्थ वो भी कायम रहे। तो मेरे ख्याल में इसकी ट्रीटमेंट जो है उसमें बाकायदा तौर पर अच्छा, आगे जाके इसमें बाकायदा तौर पे क्लाइमैक्स भी है। वो गाना जो मेरा हक वाला है वो भी क्लाइमैक्स के तौर पे आप देख सकते हैं उसको, और जहाँ पे अदालत वाले सीन हैं वो भी क्लाइमैक्स के तौर पे। तो एक फिल्म के अंदर अक्सर जो चीज़ें मिसिंग होती हैं, क्लाइमैक्स वगैरह, वो भी ज़बरदस्त है। बैकग्राउंड म्यूज़िक शुरू से लेके जहाँ पे टाइटल चलता है, नाम चलते हैं, वहाँ से लेके आखिर तक उन्होंने बड़ा ख्याल रखा है। और लोकेशन खासतौर पर इंटीरियर लाहौर की जो दिखाई हैं वो बहुत ज़बरदस्त हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से एक्सपोज किया, जहाँ जहाँ कलर डालने की कोशिश की है उसको खूबसूरत भी दिखाया है इंटीरियर लाहौर को, जिस तरीके से, यानी एक फिल्मी पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक सिंबॉलिक है। अगर आप असल में जाए तो हो सकता है आपको उस तरह से नज़र ना आए, लेकिन उन्होंने इस चीज़ के ऊपर भी काफ़ी मेहनत की है। आप बताएं किरदारों की तरफ, किरदार में जो सबसे ज़बरदस्त काम किया है वो यासिर हुसैन साहब ने किया, मेहर बानो ने किया, सारों ने, आयशा उमर ने बहुत अच्छा काम किया, आले खान ने बहुत अच्छा किया, फिर इफ़त का शॉर्ट किरदार था वो बहुत अच्छा किया। अब किरदार में, अदाकारी में जितने भी किरदार थे सारे, बाबर अली साहब ने, सब ने अपने अपने नगीने साइड पे वो डाली हुई है। चलने का अंदाज खासतौर पे बैक से इन्होंने जो शुरू में कैमरा में ने दिखाया, जो पहला सीन है उनका, वहीं से उन्होंने रंग डाल दिया था। फुटवर्क बहुत ज़रूरी है। फेस तो उनका बाद में नज़र आता है सामने, फेस के ऊपर वो जो एक ढीठपना है, जो एक क्या कहना चाहिए, ढीठपना में इससे ज़्यादा क्या वर्ड यूज़ करूँ यास भाई, तो इसके साथ वो कानों के अंदर गेटअप, मेकअप, बोलने का अंदाज उनका, वो गिरबान खुला हुआ है, सारा कुछ, चाल ढाल से लेके हाथों की मूवमेंट से लेके यासिर की सब चीज़ें जो हैं वो उस किरदार के अंदर हैं। उसके अंदर जो एक में वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से दिखाया, उन्होंने बड़ा चस्का लेके किरदार को अदा किया है। और ख़ासतौर पे जब वो उन्होंने पढ़े हैं जहाँ पे वो ऊपर ये हम तय करेंगे कि मर्दों ने क्या करना, आपने कितने कपड़े पहनने, हम तय करेंगे कि औरत ने कितना करना है, कितनी शर्मो है, हम, वो बड़ा लंबा है, वो देखने वाला है, वो मैं अगेन उसका सस्पेंस कायम रखता हूँ। लेकिन वहाँ पे जो उन्होंने किरदार अदा किया वो बहुत ज़बरदस्त है। वहाँ पे उन्होंने इतने लंबे याद किए थे, ज़ाहिर है वो अखबार तो उन्होंने वैसे उठाया हुआ था, तो कहीं पे उन्होंने फील नहीं होने दिया, अपने लहजे की जो कॉन्टीन्यूटी थी वो थ्रू आउट कायम रखी, हालांकि वहाँ पे निकल सकते थे किरदार से, तो वो ज़बरदस्त थे। आयशा उमर ख़ासतौर पे जब अपना, वैसे तो उनके चाल ढाल भी ज़बरदस्त थी, सारा कुछ ठीक था, उनके अंदर ग्लैमर भी नज़र आया, लेकिन ख़ासतौर पे अपना ख्याल बताती हैं, वो वाला सीन उनका बहुत अच्छा था। उनके आंखों में पहले आंसू थे, वो यकीनन मेरे ख्याल में ग्लिसरीन वाले नहीं थे, क्योंकि वो आहिस्ता आहिस्ता निकलते हैं काफ़ी देर बाद। वो उन्होंने अंदर डूब के अदाकारी की। इसलिए नहीं आई कि कोई मलिक या पूर्व से चस्के लेने के सवालात पूछे, इंसाफ लेने आई है कचहरी। चस्कों के लिए तो टकसाली के चराए मौजूद है ना। मेहर बानो ने बड़ा कमाल किया। इनका मैंने एक ड्रामा देखा था, इनको मैं रेखा के आगे बुलाता था, मतलब एक ड्रामा था, सबा परवेज़ के साथ था, फारिस शफी की बीवी बनी थी, पर्ची था अगर मैं गलती पे नहीं हूँ, वो मुझे उसी में, हालांकि उसमें छोटा किरदार था, मुझे उसी के अंदर स्पार्क नजर आया था। मुझे आज तक वो छोटा किरदार इस वजह से याद है कि मुझे वो अच्छा लगा था किरदार। इस फिल्म के अंदर उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया, उनकी भी आंखों की मूवमेंट, और अच्छा, अब मेहर बानो की एक क्वालिटी ये भी है कि वो एक रिदम में रहती हैं, वो उस रिदम से बाहर नहीं, मतलब बड़ा नेचुरल लगता है, रिदम में रहती हैं, वो
एफर्ट नजर नहीं आती कि वो एफर्ट कर रही हैं। अब उन्होंने हाथों की मूवमेंट यूँ देनी, देखना इस तरीके से, वो सारा कुछ जो भी करती हैं वो नेचुरल करती हैं, लेकिन वो रहती रिदम में और किरदार के अंदर रहती हैं, उनकी बड़ी खूबी है। बताना चाहता है कि ती मेरी है वेख, एक ते तू कुड़ी है, दूजा तू कंजरा दी कुड़ी है, दो कंजर मुझे। आले खान का किरदार अच्छा था, बहुत अच्छा उन्होंने डायलॉग बोले, वो तो ज़बरदस्त तरीके से वैसे ही जाने जाते हैं। इफ़त रहीम ने मुख्तसर किरदार था, ज़्यादा नहीं था, सीन कम थे, बहुत अच्छे तरीके से निभाया। अगले को सही मत करके जो यहाँ पे बैठा हर वकील का। नईर इजाज ने इस दफ़ा अपने आप को थोड़ा चेंज किया है। नईर इजाज का इतना एक्सपायर है कि बाज़ दफ़ा स्क्रीन के ऊपर देखने वाले मेरे 2-3 दोस्त कहते हैं यार इसको कहा करे, कम काम किया करे। तो नईर इजाज साहब को कहीं आप देख के तंग नहीं पड़ते कि यार ये फिर आ गए। होता है ना सनमे पे जब भी नईर इजाज साहब अमूमी तौर पर आते हैं, कहते हैं यार फिर आ गया, फिर पिछली फिल्म ही तो वेख्या सी। लेकिन इस दफ़ा बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने अपने लहजे को थोड़ा सा टच दिया है, एक्सेंट अपना चेंज किया है, जो किरदार के हिसाब से मेरे ख्याल में उनके ऊपर जचा भी है। तो ये भी बड़ा ज़बरदस्त है। और गर्म गुलाबी शाम के अलावा अगर हम गाने के ऊपर आ जाएं तो बाबर अली साहब के ऊपर पहले कर लेते हैं। बाबर अली साहब ड्रामों में इसी किस्म के यंग वाले किरदार अदा कर रहे हैं। इसी अभी पीछे इमरान अशरफ के साथ जो ड्रामा चल रहा था उनका, और शुरू में मैंने देखा था, वो भी हराम खोर के क्या था, उसके अंदर भी तो वो उनके लिए कोई ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ी। वो जिस तरह के किरदार वो करते हैं, वो ये नहीं है कि अपने किरदार से निकल के उन्होंने कुछ किया, लेकिन अपने किरदार में जचे हैं वो। बीच में ठीक है, उनके बेटों वगैरह, एक बेटा था और उस बेटे का जो दोस्त था वो भी अपने किरदार में ठीक रहे हैं। तो एक गाना जो इसमें है, एक तो वही वाला है कि जहाँ पे शुरू में गरम गुलाबी शाम है, वो क्योंकि प्रीवियस है। एक जिंद मेरी जिंद है, वो भी बहुत ज़बरदस्त तरीके से किया गया। फिर बाद आखिर में एक मज़ार के ऊपर है, लेकिन जो क्लाइमैक्स वाला गाना मेरा हक, वो वाला बहुत ही ज़बरदस्त है। और स्टोरी को इतने अच्छे तरीके से दिखाया कि किस तरीके से एक लो फैमिली की, जो लो क्लास की फैमिली, वो किस तरीके से अपना इंसाफ लेती है, और इंसाफ के साथ साथ वो किस तरीके से हाई क्लास फैमिली को बिल्कुल फ़र्क कर देती है अपने प्लानिंग के तहत। और उसके अंदर एक फिल्मी टच भी नज़र आता है ख़ास तौर पे। तो ओवरऑल जिस तरह मैंने बताया, अबू अली की अगर साबिक फिल्में देखें, मुझे अक्सर ये एतराज़ रहता था फिल्म को ड्रैग करते हैं। ये फिल्म ड्रैग नहीं है। मैंने जैसा पहले बताया 1 घंटा 40 मिनट की फिल्म है, और उसमें ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने इसको अफसानवी स्टाइल से बताया है। मैं अगर कहूँ कि अफसानवी स्टाइल क्या होता है, दास्तान और अफसाने में फ़र्क होता है कि अफसाने में थोड़े से टाइम के अंदर आपने बड़ा कुछ बताना होता है, दास्तान तो लंबी दास्तान होती है, चलती जाओ बस उसको। तो प्रीवियस के मुकाबले में अबू अलिया ने इसलिए भी हैरान किया प्रोडक्शन क्वालिटी के हिसाब से भी। वो मैंने कहीं देखा भी था उनकी पोस्ट के, उन्होंने कहा था कि मुझे बजट इस तरह का मिले तो मैं ज़बरदस्त तरीके से कर सकता हूँ। तो उन्होंने नो डाउट साबित किया, उनकी एक एवोल्यूशन हुई है, यकीनन एवोल्यूशन हुई है उनकी। और उन्होंने साबित किया कि उनको अगर पैसे दिए जाएँ तो वो बहुत अच्छे से अच्छी फिल्म भी बना सकते हैं, और अच्छे से अच्छे तरीके से उसको स्क्रीन के ऊपर मुंतकिल कर सकते हैं। तो ड्रैग करते थे पहले फिल्मों को, इस दफ़ा ड्रैग नहीं है। तो बल्कि फिल्म को देखते हुए आपको महसूस होता है कि ये फिल्म जो है, जिस तरह आप सादत हसन मंटो का कोई अफसाना पढ़ रहे हैं। एक तो अफसाना, शार्ट स्टाइल, स्टोरी टेलिंग, पर लिखना आसान होता है, उसको स्क्रीन के ऊपर मुंतकिल करना बहुत मुश्किल होता है। तो लेकिन इन्होंने समझ ले कि सादत हसन के मंटो का कोई अफसाना है, लिखा उन्होंने खुद है, इन्होंने अबू अलिया ने। मैं अफसाने को मिसाल इस वजह से दे रहा हूँ कि इंतहाई सेंसिटिव इश्यूज़, बहुत ज़बरदस्त टॉपिक्स इसमें डिस्कस किए गए, जो अक्सर हमारे यहाँ अवॉइड किया जाता है, लेकिन इसमें डिस्कस किए गए हैं। शुएब मंसूर ने 1-2 दफ़ा ट्राई की है, वो भी डॉक कॉमेडी या ब्लैक कॉमेडी के हवाले से अगर देखा जाए, वो भी टॉन्ट करते हैं, वो भी करते हैं, लेकिन वो बहुत कम पाकिस्तान के अंदर ये तजुर्बे हुए हैं। तो मेरे ख्याल में अबू अलिया को सारा क्रेडिट जाता है, डायरेक्टर की फिल्म है, डायरेक्टर ने जोर लगाया। अगर अदाकारों ने अदाकारी अच्छी की है तो वो भी डायरेक्टर का प्लानिंग है, डायरेक्टर ने किस तरह के तरीके से काबू किया है, अदाकारों को भी क्रेडिट जाता है। और उसके साथ साथ जो एक सिंगर हैं जिन्होंने गाने गाए हैं 2-3, वो भी अच्छा है। और आखिर में जिस टाइम वो थोड़ा सा दिखाते हैं पूरा बारिश वगैरह के जो इफेक्ट्स वगैरह डाले हैं, वो भी ज़बरदस्त हैं। कहीं कहीं थोड़ा सा एक फील आती है जिस तरह हम दृश्यम देख रहे हैं। मतलब दृश्यम में सेंसिटिव टॉपिक अपना है, सब कुछ अपना है, कोई कॉपी नहीं है बिल्कुल, लेकिन मुझे वैसे फील आती है जिस खासतौर पे आखिरी सीन जिस टाइम वो उनको उतारते हैं कब्र में। लेकिन ये फिल्म बड़ी ज़बरदस्त है, और मेरे ख्याल में पाकिस्तान की एक अच्छी फिल्मों में इसका शुमार होना चाहिए, टकसाली गेट का। और इसको देखा जाना चाहिए जाके सिनेमाओं के ऊपर। अच्छे तरीके से इसकी मार्केटिंग जो है वो की जा रही है, यकीनन ये फिल्म चलेगी। और प्रोड्यूसर जो जहाँ जहाँ जो लोग मार खाते हैं, अब देखना ये है कि जो लोग बाकी फिल्में देखने जा रहे हैं तो वो टकसाली गेट की कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ ट्रेलर चलता है, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि हमने कल जब प्रीवियस भी फिल्में जितनी देखी थी तो उसमें टकसाली गेट का ट्रेलर हमें नज़र नहीं आया था। तो कम से कम सिनेमा वाले ये तो कर सकते हैं, 4-4 दफ़ा आप 5-5 दफ़ा आप अंग्रेज़ी फिल्मों के ट्रेलर चलाते हैं, ये लाजमी चलाना चाहिए। हमारी
बेस्ट विशेज़ हैं टकसाली गेट के लिए और अबू अलिया के लिए। अपना ख्याल रखिएगा। अभी तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।